Hello students, welcome to All About Civil Structural Mechanics। लास्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके थे जो कि थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। बेंडिंग क्या होता है, थोड़ा बहुत हमें इस चीज़ का आइडिया है। इस यूनिट में बेंडिंग से रिलेटेड, बीम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम कवर करेंगे। तो टॉपिक है हमारे पास थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो सिंपल बेंडिंग में सबसे पहले देखो, हमें बीम के बारे में ऑलरेडी पता ही है। बीम क्या होता है? बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आपको बहुत सारे मेंबर दिखते हैं, जैसे अलग अलग अगर हम करके देखें तो एक स्ट्रक्चर के अंदर कॉलम होते हैं, बीम होता है, स्लैब होता है। तो ये सब चीज़ें, फुटिंग्स वगैरह, तो ये सब चीज़ें पार्ट हैं किसी भी स्ट्रक्चर का। तो एक पार्ट इस स्ट्रक्चर का बीम भी है। तो बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो कि जितना भी लोड लग रहा है स्ट्रक्चर पे उसको कॉलम में ट्रांसफ़र कर देता है। आपके घर में कॉलम्स बने हैं तो आप देखोगे कॉलम के ऊपर बीम्स हैं, तो वो बीम्स क्या करते हैं, जितना भी फ्लोर का लोड आ रहा है, ऊपर वेट आ रहा है, बाहर है, तो वो लोड को कॉलम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बीम का मेन काम यही होता है। लेकिन इन बीम के बारे में हमें पढ़ना ज़रूरी है कि इन बीम के अंदर बेंडिंग कैसे होती है, स्ट्रेसेस, प्योर स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस, कितने टाइप के स्ट्रेस हो सकते हैं, तो ये सब हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो व्हेन अ बीम इज सब्जेक्टेड टू अ लोडिंग सिस्टम और बाय अ फोर्स कपल एक्टिंग ऑन अ प्लेन पासिंग थ्रू द एक्सिस, देन द बीम डिफॉर्म्स। यानी कि किसी भी बीम के ऊपर जब हम लोड लगाते हैं, कोई भी वेट लगाते हैं, यानी कि भार लग रहा है उसके ऊपर, तो जब भी कोई लोड लगता है बीम के ऊपर या फिर फोर्स की कपल, यानी कि दो फोर्सेस लग रही हैं, कपल लग रहा है और एक्सिस पर लग रहे हैं उसके, तो इससे क्या होता है, बीम डिफॉर्म हो जाता है। यानी कि बीम की जो शेप पहले थी वो शेप अब चेंज हो जाती है। जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हमने बात की थी कि कोई भी एक रॉड है हमारे पास, उस रॉड को हमने दो तरीके से दोनों साइड से फिक्स कर लिया है। जब उस पर हम लोड लगाएंगे, सेंटर में मान लो हमने लोड लगा दिया, तो अब वो जो रॉड है दोनों साइड से फिक्स्ड है, पकड़ के रखा है उसको और फिक्स करके रखा है कहीं से, लेकिन फिर भी उस रॉड के अंदर डिफॉर्मेशन आ जाता है, वो मुड़ जाती है, नीचे की तरफ बेंड होने लगती है, तो इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन। तो बीम के अंदर लोड लगने पर डिफॉर्मेशन आता है। इन सिंपल टर्म्स दिस एक्सियल डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज बेंडिंग ऑफ बीम। अगर हम बहुत सिंपल भाषा में बात करें तो जो ये एक्सियल डिफॉर्मेशन है, यानी कि जो नॉर्मल एक्सिस थी पहले बिल्कुल स्ट्रेट शेप थी और जैसे ही लोड लगा तो बेंड हो गया। अभी पिक्चर देखेंगे, इससे फ़ोटो देखेंगे तो फ़ोटो से हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बेंडिंग क्या होता है। फ़िलहाल इतना समझो कि एक्सियल डिफॉर्मेशन अगर किसी में हो रहा है, एक्सियल मतलब दूरी के अलोंग डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ बीम। ड्यू टू shear फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट द बीम अंडरगोज डिफॉर्मेशन। तो shear फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वजह से बीम में डिफॉर्मेशन आ जाता है। दीज नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग आर कॉल्ड फ्लेक्सर स्ट्रेस। तो ये जो नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं बेंडिंग की वजह से आने वाले, इनको हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस बोलते हैं। फ्लेक्सुरल स्ट्रेस सिंपल स्ट्रेस है, जब भी लोड लग रहा है किसी बीम के ऊपर, तो जो नॉर्मल स्ट्रेस आ रहे हैं उसके अंदर लोड लगने के कारण जो स्ट्रेस आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है। तो आप यहाँ से ये इंट्रोडक्शन रीड कर लो।
ठीक है, तो यहाँ से बेसिक इंट्रोडक्शन हमने रीड कर लिया है। देखो आगे आप देखो, फिगर दिख रही है आपको दो। तो जो सबसे पहला फ़ोटो है, इस पहले फ़ोटो में आपको दिख रहा है कि एक बीम था, उसको हमने दोनों साइड से सपोर्ट किया हुआ था, जो मैं एग्जांपल दे रही थी। तो अब आप एग्जांपल वो समझ पा रहे होंगे। तो ओरिजिनल हमने एक स्ट्रेट बीम रख दिया। अब जब हम इस पर लोड लगाते हैं, लोड किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो हमने कोई स्ट्रक्चर बना दिया है या फिर कुछ ऐसा वेट रखा है, यानी कि किसी भी तरीके से लोड आ रहा है बीम के ऊपर। तो जब बीम के ऊपर लोड आता है तो जो बीम की शेप है वो बदल जाती है। पहले तो एक बिल्कुल लाइन जैसी थी, स्ट्रेट थी, लेकिन अभी देखो लोड लगने के बाद कर्व हो गई, बेंड हो गई नीचे की तरफ। तो इसको हम बोलते हैं बेंडिंग ऑफ बीम। अब इसको अगर आप समझें और डीपली तो आप देखोगे कि जब इस टाइप से बेंडिंग होती है, पहली फिगर की बात कर रहे हैं, पहली फिगर में जब सेंटर में लोड लग रहा है तो एक आपको डॉट वाली लाइन दिख रही है बीच में बीम के, तो इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस का मतलब होता है ये बिल्कुल न्यूट्रल रहती है, इसके अंदर ना तो टेंशन है ना कंप्रेशन है। लेकिन न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर जितना भी पोर्शन है उसके अंदर कंप्रेशन आता है। कंप्रेशन आप जानते ही हैं, कंप्रेशन होता है सारे पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं, संपीड़न होता है। तो कंप्रेशन, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जितना पोर्शन है वहाँ पर होता है कंप्रेशन, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे जितना भी एरिया है बीम का उसके अंदर आता है टेंशन। ये केस था सिंपली सपोर्टेड बीम का। दूसरा केस है कैंटिलीवर बीम का। तो कैंटिलीवर बीम हम ऑलरेडी जानते हैं, कैंटिलीवर बीम होता है जिस बीम को हम एक साइड से फिक्स सपोर्ट कर देते हैं, यानी कि एक साइड से वो ना रोटेट हो पाता है ना ट्रांसलेशनल मोशन हो पाता है। तो ऐसे सपोर्ट को हम बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। तो जो भी ऐसा बीम होगा जिसको हम एक साइड से फिक्स सपोर्ट कर देते हैं और दूसरी साइड से उसको फ्री रखते हैं, दूसरी साइड से उसमें कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो ऐसे बीम को बोलते हैं कैंटिलीवर बीम। तो यहाँ पर देखो, सेकेंड बीम शुरुआत में बिल्कुल स्ट्रेट था, लेकिन जब इस पर लोड लगा, कॉर्नर वाला जो बिल्कुल पॉइंट है वहाँ पर लोड लग रहा है, ये आप देख पा रहे हैं। तो कॉर्नर में बिल्कुल लोड लगा है, तो लोड के पास जो एरिया है थोड़ा सा आगे वहाँ पर कंप्रेशन होगा, और जो सपोर्ट के पास वाला एरिया है वहाँ पर टेंशन है। टेंशन यानी कि खिंचाव हो रहा है। ये चीज़ प्रैक्टिकली भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि जब बेंडिंग होगी, पहले पूरा मटेरियल पूरे बीम के अंदर सेम मटेरियल है, लेकिन जब बेंड हो रहा है न्यूट्रल एक्सिस की तरफ तो नीचे तो खिंचाव आ रहा है, तो टेंशन आ रही है, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ सब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस के जस्ट ऊपर सेंटर में, तो वहाँ पर कंप्रेशन आ रहा है। तो कैंटिलीवर बीम में सेम चीज़, लोड लगेगा तो लोड के पास यहाँ पर कंप्रेशन होगा, और जो सपोर्ट है वहाँ के पास टेंशन होगा। तो सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम में बेंडिंग हमने यहाँ से देखी। तो एक बार आप फिगर को देख लो। चलो यहाँ से आपने फिगर देख ली। तो सिंपली सपोर्टेड और कैंटिलीवर बीम में किस तरीके से बेंडिंग होती है हमें क्लियर है। तो बेंडिंग ऑफ बीम के बारे में ही हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं एजम्पशन से। कोई भी इक्वेशन बनाने के लिए या कोई भी डेरिवेशन करने के लिए हम सबसे पहले एजम्पशन करते हैं। अगर हम एजम्पशन नहीं करेंगे तो हमारे लिए कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाएगी, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, और हमें कोई एक पर्टिकुलर फार्मूला नहीं मिल पाएगा, और फार्मूला जो मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो हम कुछ एजम्पशन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कंडीशन ऐसी है, तो इसके बेसिस पर हमें फार्मूला थोड़ा सिंपल फॉर्म में मिल जाता है।
तो एजम्पशन क्या क्या होती है बेंडिंग स्ट्रेसेस में? किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें बेंडिंग स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है तो हमें कुछ एजम्पशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। तो वो एजम्पशंस क्या क्या है, तो शुरुआत करते हैं। These stresses formed in the material due to bending can be calculated using certain assumptions. They are, तो ये जो stresses है ये मटेरियल के अंदर आते हैं और हमें ये कुछ एजम्पशन ध्यान में रखनी पड़ती हैं, तो वो निम्नलिखित है। तो सबसे पहला एजम्पशन है हमारे पास, बीम इज़ इनिशियली स्ट्रेट एंड हैज़ अ कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन। यानी कि जिस बीम की भी हम बात कर रहे हैं शुरुआत में हम मानते हैं कि वो बीम बिल्कुल स्ट्रेट है। स्ट्रेट है मतलब उसमें कोई भी बेंडिंग नहीं है, बीम मुड़ा हुआ नहीं है, बीम बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल सीधा है। और कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन, कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि जो भी एरिया है किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें तो वो एरिया सेम होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया एक बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है जैसे कि कोई भी फिगर है, सपोज हम एक पाइप की बात कर रहे हैं, तो एक पाइप है, अब हमें पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड करना है, तो हम पाइप को बीच में से काट देते हैं, तो जो पोर्शन हमें दिख रहा है उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमने पाइप को काट दिया, तो पाइप को काटने पे हमें एक सर्कल दिखता है, तो वो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ऐसे ही अगर हम कुछ क्यूबॉइड जैसा लें, तो क्यूबॉइड को अगर हम काटेंगे तो हमें क्यूब दिखेगा, तो क्यूब उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। जैसे बीम होते हैं तो बीम रेक्टेंगुलर होते हैं बीम, यानी कि B इंटू एच या B इंटू डी, विड्थ इंटू डेप्थ की बात करते हैं। जब भी हम जब भी हम बीम का डिस्कस करते हैं तो B और D डायमेंशन लेते हैं, D डेप्थ कितना गहरा है बीम और B कितनी चौड़ाई है, तो B इंटू डी की फॉर्म में हम बीम के लिए डिस्कस करते हैं। तो क्रॉस सेक्शन क्या होगा बीम का, तो बीम को अगर हम बीच में से काट देते हैं तो बीम को जब हम काटेंगे तो हमें एक रेक्टेंगल दिखेगा B इंटू डी डायमेंशन का, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि बीम एक तो इनिशियली स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट का मतलब बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कोई भी बेंडिंग वगैरह उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि हर एक पॉइंट पर एरिया कांस्टेंट होना चाहिए। या ऐसा नहीं है कि कॉर्नर जो पॉइंट है वहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ और है, सेंटर से कुछ और है, उसके साइड में कुछ और है, यानी कि वो एरिया अलग अलग नहीं होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन एरिया बिल्कुल सेम होना चाहिए पूरे के पूरे बीम का। तो पहला पॉइंट हमारा ये बताता है कि बीम इनिशियली स्ट्रेट हो और साथ में उसका क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, बीम इज मेड ऑफ homogeneous material and the beam has a longitudinal plane of symmetry। तो बीम होमोजीनियस मटेरियल का होना चाहिए, यानी कि जो भी मटेरियल उसके अंदर यूज्ड है, जिस मटेरियल से हमने बीम बना रखा है वो मटेरियल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो बीम का सेंटर है उसका मटेरियल कुछ और है और जो बीम के कॉर्नर्स हैं, कोने हैं, तो बीम के कोनों में मटेरियल अलग है, यानी कि मटेरियल अलग अलग नहीं होना चाहिए, मटेरियल को सेम होना चाहिए। होमो का मतलब होता है सेम, तो होमोजीनियस मतलब सेम बिल्कुल। तो जिस भी बीम में हमें बेंडिंग स्ट्रेस फाइंड करना है, हम मान लेते हैं कि बीम होमोजीनियस मटेरियल का बना है, यानी कि मटेरियल हर जगह पर बिल्कुल सेम है। एंड बीम हैज़ लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि जो उसकी लेंथ के अलोंग एक्सिस है, जैसे 5 मीटर का बीम है या फिर 6 मीटर का बीम है, जो लंबाई है बीम की, तो अगर हम उसके बीच में एक एक्सिस ड्रॉ कर दें तो उस एक्सिस के अलोंग बीम सेम होना चाहिए। बीम बिल्कुल ऊपर जितना पोर्शन है उतना ही पोर्शन बिल्कुल नीचे होना चाहिए, तो सिमेट्री सेम होनी चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी कि ऊपर नीचे और राइट लेफ्ट बिल्कुल सेम होना चाहिए उस एक्सिस के, तो लॉन्गिट्यूडनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो हमें यहाँ से 2 पॉइंट्स क्लियर हैं।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारे पास, रिजल्टेंट ऑफ द अप्लाइड लोड्स लाइज इन द प्लेन ऑफ द सिमेट्री, यानी कि जो भी रिजल्टेंट आएगा अप्लाइड लोड का वो प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर होना चाहिए, यानी कि लोड से जितना भी चेंज आ रहा है वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, द ज्योमेट्री ऑफ द ओवरऑल मेंबर इज सच दैट बेंडिंग नॉट बकलिंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ फेलियर, यानी कि ज्योमेट्री जो ओवरऑल मेंबर की है, यानी कि सारे मेंबर की, पूरे के पूरे मेंबर की जो ज्योमेट्री है, यानी कि ज्योमेट्री के अंदर आता है शेप कैसी है और साइज़ कैसा है। तो शेप और साइज़ यानी कि ज्योमेट्री पूरे मेंबर की ऐसी होनी चाहिए कि बेंडिंग और बकलिंग प्राइमरी कॉज ऑफ फेलियर होना चाहिए, कि जो बकलिंग या बेंडिंग ये प्राइमरी कॉज है। बकलिंग मैंने आपको बताया था, जैसे बकलिंग कॉलम के अंदर होता है। कॉलम के अंदर क्या होता है कि जो भी लंबे कॉलम्स होते हैं तो दो तरीके से फेल होते हैं, एक होता है क्रशिंग, एक होता है बकलिंग। तो बकलिंग मुड़ जाना, इसका एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हो कि जो पेन के अंदर रिफिल होती है उस रिफिल को निकालना और उस रिफिल को लंबाई में पकड़ना अपने लेंथ के अलॉन्ग, एक उंगली ऊपर एक उंगली नीचे। तो जब आप ऐसे पकड़ोगे उसको और उस पर फोर्स लगाओगे तो आप देखोगे कि फोर्स लगाने पर जो पेन की रिफिल है वो मुड़ जाएगी, क्रश नहीं होगी, टूटेगी नहीं, वो मुड़ जाएगी। और जैसे ही आप फोर्स हटाओगे वो फिर से स्ट्रेट हो जाएगी। तो जो ये बकलिंग हो रही है, यानी कि जो मुड़ रहा है कॉलम या फिर रिफिल, इसको हम बोलते हैं बकलिंग। तो बकलिंग और बेंडिंग प्राइमरी कॉज फेलियर का होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, इलास्टिक लिमिट इज नोवेयर एक्सीडेड एंड ई इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन। तो इलास्टिक लिमिट कहीं भी एक्सीडेड नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि मेंबर इलास्टिक लिमिट से बाहर चला गया इसलिए डिफॉर्म हुआ। हमें जो भी फोर्स लगानी है, जो भी हमारी लोडिंग है वो हमें लिमिट में रहकर ही करनी है, इलास्टिक लिमिट से बाहर नहीं जाना चाहिए। चाहे वो टेंशन की बात हो चाहे वो कंप्रेशन की बात हो। अगर हम टेंशन फोर्स लगा रहे हैं तो भी हमें लिमिट्स में ही लगाना है, और अगर हम कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं तो कंप्रेसिव फोर्स भी हमें लिमिट में ही लगाना है, लिमिट से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। सिक्स्थ पॉइंट, प्लेन क्रॉस सेक्शन रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। अब जो प्लेन क्रॉस सेक्शन है वो पहले भी प्लेन रहेगा और बाद में भी प्लेन ही रहेगा, हम ऐसा मानते हैं। यानी कि जो क्रॉस सेक्शन है, जैसे हम बीम की बात कर रहे हैं तो बीम का क्रॉस सेक्शन क्या होगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा जिसकी डेप्थ डी है और बी उसके विड्थ है, तो बी इंटू डी डायमेंशन का क्रॉस सेक्शन हो जाएगा। तो हम ऐसा मानते हैं कि बी इंटू डी जैसा पहले प्लेन था, लोड लगाने से पहले जैसा प्लेन था, तो बेंड होने के बाद भी प्लेन वैसा ही रहता है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता। अब जब बीम को देखोगे तो बीम की शेप चेंज हो जाती है, बेंडिंग के बाद कर्व शेप हो जाती है, लेकिन अगर हम ये सब चीज़ें भी कंसिडर करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन का प्लेन है वो बेंडिंग से पहले भी प्लेन था और बेंडिंग होने के बाद भी वो प्लेन ही रहा है। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं। तो जितने भी एजम्पशंस आपको बताए हैं, आप एजम्पशंस यहाँ से एक बार रीड कर लो। हमारे पास 6 एजम्पशंस हैं। बहुत ही सिंपल एजम्पशंस थे सब, ये आपको समझ आ गए होंगे। देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस का टाइप क्या क्या हो सकता है, यानी कि
अब बेंडिंग हुई बीम के अंदर तो वहाँ पर स्ट्रेसेस आ जाते हैं। स्ट्रेसेस मैंने आपको बताया था, कोई भी बॉडी के अंदर चेंज आता है तो कोई भी स्ट्रक्चर अपने अंदर चेंज आने से पहले रोकता है, कोशिश करता है कि चेंज नहीं आए। तो सेम चीज़ बेंडिंग के केस में भी होती है। जब बेंडिंग होती है तो उसके अंदर भी स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं जो कि बेंडिंग को रोकते हैं, लेकिन जब लोड ज़्यादा होता है तो बेंडिंग हो ही जाती है। तो वहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि कितने स्ट्रेसेस वहाँ पर डेवलप होते हैं। तो देखो, सबसे पहला टाइप है हमारे पास प्योर बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस का पहला पॉइंट है प्योर बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग विल बी कॉल्ड एज प्योर बेंडिंग व्हेन इट अकर्स solely because of coupling on its end। तो बेंडिंग को हम प्योर बेंडिंग बोलेंगे जब सिर्फ ये कपलिंग की वजह से होगा। कपलिंग यानी कि मोमेंट लग रहे होंगे, तो सिर्फ जब इस वजह से होता है तो हम बोलते हैं कि प्योर बेंडिंग है। इन दैट केस देयर इज़ नो चांस ऑफ shear स्ट्रेस इन द बीम। तो ऐसे केस में जैसे shear से भी फेल हो जाता है, जब हम डिज़ाइनिंग पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि अलग अलग चीज़ों के लिए हम डिज़ाइन करते हैं, shear फोर्स के लिए, मोमेंट के लिए, बॉन्डिंग के लिए, तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग। तो यहाँ पर जहाँ पर प्योर बेंडिंग होती है तो यहाँ पर shear में फेल होने का कोई भी चांस बीम के अंदर नहीं रहता है। बट द स्ट्रेस दैट विल प्रोपगेट इन द बीम एज अ रिजल्ट विल बी नोन एज नॉर्मल स्ट्रेस। और जो स्ट्रेस प्योर बेंडिंग के टाइम पर आते हैं, जिस पर कोई भी shear फोर्स नहीं है, सिर्फ बेंडिंग है, तो ऐसे स्ट्रेसेस जो बीम के अंदर पैदा होते हैं तो उनको हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस बिकॉज इट नॉट कॉजिंग एनी डैमेज टू द बीम, क्योंकि ये बीम को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा रहे हैं, एज शोन इन द पिक्चर। ठीक है, पिक्चर वही वाली है जो हमने स्टार्टिंग में देखी थी। तो बीम ऐसा नहीं है कि उन स्ट्रेसेस से बीम टूट गया था। तो यहाँ से आप एक बार प्योर बेंडिंग स्ट्रेस रीड कर लो। बहुत ही सिंपल सी बात बताई है प्योर बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। और दूसरा है हमारे पास सिंपल बेंडिंग स्ट्रेस। तो सिंपल बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है? बेंडिंग विल बी कॉल्ड एज सिंपल बेंडिंग व्हेन इट अकर्स बिकॉज ऑफ बीम सेल्फ लोड एंड एक्सटर्नल लोड। तो बेंडिंग को हम सिंपल बेंडिंग बोलेंगे जब बेंडिंग होगी उसके सेल्फ लोड की वजह से, यानी कि सिर्फ अपने वेट की वजह से, और जो उसके ऊपर लोड लग रहा है उसकी वजह से। दिस टाइप ऑफ बेंडिंग इज़ ऑल्सो नोन एज ऑर्डिनरी बेंडिंग। अब इस तरीके की जो बेंडिंग होती है हम उसको ऑर्डिनरी बेंडिंग भी बोलते हैं। एंड इन दिस टाइप ऑफ बेंडिंग रिजल्ट्स बोथ shear स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस इन द बीम। तो अब ऑर्डिनरी बेंडिंग के टाइप पे बेंडिंग से shear स्ट्रेस भी डेवलप होते हैं और साथ में नॉर्मल स्ट्रेस भी डेवलप होते हैं। प्योर बेंडिंग के अंदर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस आते हैं, shear स्ट्रेस नहीं आ रहे थे, shear फोर्स ही नहीं थी तो shear स्ट्रेस भी नहीं आ रहे थे। लेकिन जो सिंपल बेंडिंग होती है, सिंपल बेंडिंग के अंदर लोड की वजह से, सेल्फ लोड और जो भी हम एक्सटर्नल लोड लगा रहे हैं, तो उस लोड की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस भी आते हैं, साथ में shear स्ट्रेस भी आते हैं। ठीक है, तो ये है सिंपल बेंडिंग स्ट्रेस। तो आप इस सिंपल बेंडिंग स्ट्रेस को भी यहाँ से रीड कर लो। तो आज हमने बेसिक देख लिया है बेंडिंग स्ट्रेसेस का। नेक्स्ट लेक्चर से हम इस यूनिट को कंटिन्यू करेंगे फिर। ओके, थैंक यू।